हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। मैंने वर्क एंड एनर्जी 7th या 8th में भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वर्क एंड एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो वो लेक्चर जाके देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो लेक्चर देखकर आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही छोटे से लेक्चर्स हैं। ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें भी मैं बेसिक से ही कराऊंगा सब कुछ। ऐसा मत सोचो कि डायरेक्टली सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एकदम ही ज्यादा बेसिक से देखना है तो वो 7th 8th का जो वीडियो है वो देख लो एक बार। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोला है इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबव हैज वर्क बीन डन। काम करना। आपने आपके लाइफ में देखा होगा ना, आपकी मम्मी बोल रही होगी या टीचर बोलती होगी कि डू सम वर्क, और होमवर्क करते हो आप। लेट्स से आप खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, कोई वजन उठा रहे हो, तो कब काम हो रहा है? ये हर जगह काम हो ही रहा है, लेकिन ये अलग अलग टाइप का वर्क है। जैसे यहाँ पे होमवर्क हो रहा है तो इट इज मेंटल वर्क। इसमें फिजिकल वर्क कौन सा हो रहा है? व्हेन दैट गर्ल इज राइटिंग इन द नोटबुक शी इज यूजिंग एनर्जी, राइट? तो वो वाला फिजिकल वर्क हो रहा है। लेकिन पढ़ाई जब कर रहे हो तो इट इज मोर ऑफ अ मेंटल वर्क। यहाँ पे ये बॉल को आप ऊपर नीचे बाउंस कर रहे हो तो इसमें भी वर्क हो रहा है, बिकॉज कोई एक चीज है जो मूव हो रही है जिसको आप मूव कर रहे हो। टीवी देख रहे हो तब मोस्टली आप सिर्फ मेंटल वर्क ही कर रहे हो। आप बोलोगे नहीं नहीं, टीवी देखने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, उसमें भी रिमोट में बटन दबाना पड़ता है, यहाँ वहाँ देखना पड़ता है, बट अज्यूम करो कि उसमें भी सिर्फ मेंटल एनर्जी जा रही है। तो एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? ये वर्क और ये एनर्जी इसके बारे में बात करता है कि जब आप कुछ उठा के कहीं और ले जाते हो, या बॉल बाउंस करते हो, या कुछ चीज ऊपर लेकर जाते हो, ठीक है, तो वो सब चीजें जो होती है उसमें आप क्या करते हो? आप वर्क करते हो, और उसमें वो वर्क करने में एनर्जी यूज होती है, ठीक है। फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन डू वी से दैट नो वर्क वाज डन? जब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कोई काम नहीं हुआ, नो वर्क वाज डन। Generally, any mental or physical activity is referred to as work. When we walk or run, the energy in our body is used to do necessary work. We say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work. मैंने आपको बताया ना, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। पेंसिल वाला डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सिंपल रखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object। ये वर्ड जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एज्यूम करो कि यहाँ पे एक ट्रक खड़ी है और आपने फुल ताकत लगा दी, आधे घंटे तक आप उसको धक्का मार रहे हो, धक्का मार मार के थक गए, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी नहीं हिली। आप तो बोलोगे अरे मैंने कितनी मेहनत करी, लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं बोलूं तो कोई काम हुआ? जीरो। आपने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ ना, तो आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। आधा घंटा धक्का मारो, 2 दिन धक्का मारो, अगर ट्रक हिली नहीं मतलब कोई काम नहीं हो। तो ये डेफिनेशन एकदम ध्यान से देख लो। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object. Displacement is the key word here. You've already learned that the work done by a force acting on an object is the product of the magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of the force। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है आगे के स्टैंडर्ड्स में। नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान दे दो अच्छे से। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स? यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो यहाँ पे मीनाक्षी एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखो यहाँ पे, उसको यहाँ से यहाँ घसीट कर ले जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके लिए डायग्राम बना दिया। यहाँ पे था पहले ब्लॉक, उसको घसीट कर यहाँ पे लेकर गई। तो पूछ रहे हैं कौन से फोर्सेस के अगेंस्ट काम हुआ है। तो आप समझ लो ये ब्लॉक का थोड़ा वेट होगा, तो वेट का जो फोर्स होगा उसके अगेंस्ट तो मीनाक्षी को मेहनत करनी पड़ी। अगर ब्लॉक बहुत वजन होता तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। प्लस ये टेबल के ऊपर फ्रिक्शन होगा ना। फ्रिक्शन क्या होता है आपको पता है ना? सरफेस पे जो फोर्स होता है, जो सरफेस कोई ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आता तो ज्यादा टेंशन मत लो, अभी आगे जाके आपको मैं बता ही दूंगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी उसको काम करना पड़ रहा है। एक फ्रिक्शन के लिए छोटा एग्जांपल लेना है तो ऐसे ले लो, जब बहुत ही ज्यादा खराब रोड हो, उसके ऊपर आपको साइकिल चलानी है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एकदम स्मूथ रोड हो तो आपको कम मेहनत लगती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज स्मूथ रोड पे फ्रिक्शन कम होता है, जो खराब रोड है, खड्डे वाला है या बड़े बड़े पत्थर है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे मीनाक्षी को ये ब्लॉक मूव करने के लिए ब्लॉक के वजन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, फिर फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। ये 2-3 चीजें यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे आप देखो
कि ये सेकेंड डायग्राम जो है बी में, इसमें ये लड़की ये कार्ट को खींच रही है, आपको दिख रहा है वो फोर्स ऐसा लगा रही है, यहां खींच रही है ना, लेकिन ये फोर्स जो है ये इसको इस डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि कार्ट हवा में ऐसे ऊपर जा रहा है, कार्ट तो हॉरिजॉन्टली ऐसे ही चल रहा है ना, अच्छे से देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे खींच रही है लेकिन कार्ट ऐसे जा रहा है, यही लाइन में आगे जाता जाएगा ना, तो आपको दिख रहा है फोर्स एक एंगल पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल है फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये एंगल को इन लोगों ने नाम दे दिया है थीटा। थीटा क्यों? बिकॉज हर बार एंगल एंगल या फिर ए बी नाम देंगे तो कंफ्यूजन होगा, हम हमेशा एक ही सिंबल यूज करेंगे थीटा, ये ग्रीक सिंबल है, एंगल के लिए हमेशा यूज होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा हो बीच में उसमें ऐसे एक लाइन, ठीक है, तो ये थीटा एंगल जो भी हो 20 डिग्री है 30 डिग्री है फर्क नहीं पड़ता, ये डायग्राम इसलिए दिया ताकि आपको समझे कि फोर्स देखो ऐसे अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा, फोर्स से एक एंगल पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो फोर्स है ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो क्या था, डिस्प्लेसमेंट अलग था, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगा, ये केस में फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, तो फोर्स कौन सा लेंगे, वो वाला फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, बाकी कोई फोर्स यहाँ पे वर्क में नहीं आएगा, तो हमको वो फोर्स जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। अभी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो ये एकदम बेसिक सा है, ये अभी समझ लो कैसे करना है। तो देखो अगर मैंने ऐसे बना दिया, इन्होंने लड़की का डायग्राम ऐसे बनाया है और यहाँ पे फिगर ऐसा दे दिया है, अगर आपको वैसे फिगर में समझना है तो देख लो, वो कार्ट ऐसे था, ठीक है, उसको वो लड़की ऐसे खींच रही थी एफ पे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ये डायरेक्शन में, राइट, और ये एंगल है थीटा। आप क्या करो, आप यहां से ऐसी लाइन बना दो, ठीक है, और बोलो कि ये एफ ये वाले डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में कार्ट मूव कर रहा है ना, ये कार्ट है भाई समझ लो, इसको टायर है आगे, ठीक है, तो यहां पे ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वो फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स एफ है, हमको वो वाला फोर्स नहीं चाहिए, हमको इधर जो फोर्स आएगा वो चाहिए। आप बोलेंगे सर इधर तो फोर्स है नहीं, बिल्कुल है, ये अगर कार्ट ऐसे मूव कर रहा है मतलब ये वाला फोर्स का कुछ पार्ट ऐसे एक्ट कर रहा है जो ये कार्ट को आगे लेके जा रहा है, कार्ट अपने आप तो आगे जाएगा नहीं, उसमें इंजन तो है नहीं, स्लोप भी नहीं है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं चलो भाई ये वाले फोर्स का कुछ छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है, इसीलिए ये कार्ट आगे मूव हो रहा है, तो हम वो पार्ट फाइंड करते हैं। ये एंगल मैंने आपको बताया थीटा ले लेते हैं, वो थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब कॉस थीटा करके एक रेशियो होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता तो टेंशन मत लो, कॉस थीटा रेशियो जो होता है ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है जो भी थीटा के बाजू में साइड है ना उसको बोलते हैं एडजेसेंट, और ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अभी अगर नहीं पता है तो रट्टा मारना पड़ेगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग गया तो अभी आपको ये हार्ड लगेगा, मैंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ा दिया है, छोटा सा लेक्चर देख लोगे स्टार्ट का इंट्रोडक्शन का तो आपको कॉस थीटा समझ जाएगा। तो कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे इन्होंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, ये वाला फोर्स जो है जो इसका छोटा सा पार्ट उसको हम लोग नाम दे देते हैं F1, कि F का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे आएगा F1, तो ये बेस क्या हो गया देखो, एडजेसेंट क्या हो गया F1, तो ये A के जगह पे आ जाएगा F1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है F, तो इधर नाम दे दिया F। तो मुझे तो F पता है कितना, मुझे F1 पता करना है ना, तो F को उधर भेज दो, तो F वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा F इंटू कॉस थीटा इक्वल टू F1, यहाँ पे F1 बचा ना, तो मुझे F1 की वैल्यू मिल गई F cos थीटा। तो जब भी फोर्स एक ऐसे एंगल पे अप्लाई हो रहा होगा तो पूरा फोर्स ये कार्ट को ऐसे डिस्प्लेस करने में यूज नहीं हो रहा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा छोटा पार्ट जो है वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में यूज हो रहा है, बाकी पार्ट ये डिस्प्लेसमेंट में काम नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब भी ऐसे एंगल पे होगा तो हम बोलेंगे नीचे जो फोर्स होगा वो, और उसकी वैल्यू क्या है, हमेशा होगी F cos थीटा। ओके, तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है कि एस है, फोर्स क्या हो गया जब एंगल पे होगा F cos थीटा, तो यहां पे आ जाएगा F cos थीटा इंटू एस, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। पर ये cos थीटा के बाद s लिखेंगे तो कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा लगता है सेकंड लिखा हुआ है, इसलिए s आगे लिख लो, तो आ जाएगा Fs cos थीटा।
ओके, अब ये थीटा की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। लेट्स से थीटा 0 है, अगर आप ये फोर्स धीरे धीरे इधर नीचे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, लास्ट में इधर नीचे लेके आ गए, तो थीटा छोटा छोटा होते जाएगा, और जब ये लाइन पे आ जाएगा तो ये एंगल तो रहेगा ही नहीं ना, थीटा 0 हो जाएगा ना। तो थीटा की एक वैल्यू 0 हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है कि फोर्स ऐसे लग रहा हो, ठीक है, कार्ड ऐसे पड़ा है और वो लड़की ऐसे खींच रही है उसको एफ फोर्स से, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, यहाँ पे 90 है ना, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90। और एक पॉसिबिलिटी है कि कार्ड ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो थीटा यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन बन रही है 180 डिग्री। तो तीन पॉसिबिलिटी है, 0, 90, 180, और कॉस थीटा की वैल्यूज, ये तीन के लिए यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी। बाद में 9th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो करोगे तो मैं इतना मस्त ट्रिक बताऊंगा आपको कि 15 सेकंड के अंदर आप ऐसे कॉस थीटा जैसे और दो रेशियो होते हैं साइन और टैन, उसके भी वैल्यूज एकदम आराम से याद कर लोगे। तो 0 की वैल्यू अभी याद कर लो कि कॉस 0 होता है 1, अगर थीटा की जगह पे 90 है तो यहाँ पे अगर 90 आया तो कॉस 90 होता है 0, और थीटा की जगह पे अगर 180 है, अगर यहाँ पे 180 डाला तो कॉस 180 होता है -1। तो यहाँ पे देखो, अगर कॉस थीटा 1 है तो एफ एस इंटू 1 आ जाएगा एफ एस, अगर 90 है तो कॉस थीटा तो 0 है, तो ये कॉस थीटा अगर 0 हो गया तो एफ एस इंटू 0 आ जाएगा 0, और 180 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा इसके जगह पे, तो एफ एस इंटू -1 हो जाएगा -FS। ओके, इसका कंक्लूजन लिखने बोला है यहाँ पे। कंक्लूजन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन क्या आ रहा है, 0, मतलब वो फोर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वेस्ट हो रहा है फोर्स। इमेजिन करो ना यार, काट ऐसे आगे बढ़ रहा है, उस पर आप इधर फोर्स खींचोगे ऊपर, काट ऊपर तो नहीं आ रहा बिकॉज वजन है, मतलब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा, काट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा मत सोचो कि काट हवा में ऊपर उड़ जाएगा, काट बहुत हैवी है, लेकिन ये फोर्स लगा के कोई काम नहीं हो रहा, तो काम क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्क डन इज 0। यहाँ पे 180 में क्या हो रहा है कि काट ऐसे जा रहा है और आप उसको उल्टे डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये डिस्प्लेसमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिन कर लो कि आप ब्रेक मार रहे हो, तो आप ब्रेक मार रहे हो तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट होने से रोक रहे हो, तो नेगेटिव वर्क इसीलिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 180 डिग्री एंगल है ना यहाँ पे, 180 डिग्री, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क इज पॉसिबल, ऐसे मत सोचो नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क होगा। और अगर 0 डिग्री है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बचपन से जो फॉर्मूला यूज किया है वही आएगा एफ एस, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंक्लूजन, यहाँ पे 0 वर्क डन, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब हमने फोर्स का यूनिट देखा था 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कब आता था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स 1 न्यूटन तब लेते थे हम जब 1 किलो का मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ता था, तो हम बोलते थे 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। याद है फर्स्ट चैप्टर में क्या था, लॉज ऑफ मोशन में। कैसे बच्चों यूनिट कैसे डिफाइन होता है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्या है, एक स्केल पे 1 सेंटीमीटर आपको बना के बता दिया, इसलिए आपको पता है। किसने बनाया 1 सेंटीमीटर, किसी ने डिसाइड किया है ना कि ये इतना सा डिस्टेंस होगा स्केल पे, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। वैसे ही अगर वजन है, अगर आप कोई पुराने टाइप के शॉप में गए हो तो वहां पे 1 kg का ऐसे लोड दिखेगा आपको, ठीक है, तो 1 kg का लोड कैसे डिसाइड हुआ कि 1 kg है, ऐसे ही कोई भी बोल नहीं सकता, नहीं नहीं मैं बोलूंगा ये 1 kg है, दूसरा बोलेगा नहीं इतना बड़ा होना चाहिए 1 kg, कोई बोलेगा नहीं एकदम 100 किलो जितना वजन होगा तो 1 kg बोलूंगा मैं। ऐसा नहीं होता, एक स्टैंडर्ड होता है यूनिट का, ठीक है। तो यूनिट का स्टैंडर्ड 1 न्यूटन कब आएगा, तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो उन्होंने क्या डिफाइन किया कि अगर 1 किलो का मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव हुआ तो हम उसको 1 न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। तो वो यूज करके हम लोग यहाँ पे एनर्जी या वर्क का भी यूनिट निकालेंगे। वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, आगे जाके वो भी आपको पता चलेगा। तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देख लो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इज 1 kg इंटू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, 1 न्यूटन सीधा 10⁵ डाइन्स दिया है। पहले मैं इसका कन्वर्जन दिखाता हूँ कि डाइन क्या है। डाइन इज नथिंग बट CGS यूनिट ऑफ फोर्स।
न्यूटन इज एसआई यूनिट, डाइन इज सीजीएस। तो 10⁵ कैसे आता है पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 1 न्यूटन फोर्स इज 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलो कितना होता है? 1000 ग्राम्स। सीजीएस में ग्राम्स में करना पड़ेगा ना, तो 1 किलो हो जाएगा 1000 ग्राम्स। 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। बाकी सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर रहने दिया। अब ये 1000 इंटू 100 कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो आएंगे और बाद में बाजू में क्या लिखूंगा? ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ऐसे, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ गया और इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 10⁵ या 1 के बाद 5 जीरो। देखो 1 2 3 4 5, ये 1 के बाद 5 जीरो को आप लिख सकते हो 10⁵। 10⁵ मतलब क्या? 10⁵ मतलब ये, इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन था, उसका वैल्यू क्या आ गया? 10⁵ डाइन। कन्वर्जन पूछते नहीं है जनरली, लेकिन अगर आपको समझना है तो वैसे आता है। अब हम लोग सेम चीज वर्क में यूज करेंगे, ठीक है। वो बोलता है कि वर्क का यूनिट रख लेते हैं जूल। ये जूल कहां से आया नाम? देखो JOULE आपको दिख रहा है यहां पे। जूल आया, जेम्स जूल करके एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत काम किया था इसमें, तो उसको बोला भाई तू बहुत अच्छा काम किया, तेरे नाम पे हम लोग एक यूनिट रखते हैं। ऐसे करते हैं ना, जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया उनके नाम पे हम रोड रख देते हैं, वैसे ही साइंस में अगर साइंटिस्ट होंगे तो उनके नाम पे हम यूनिट्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग बोले वर्क डन विल बी 1 जूल। कब होगा 1 जूल? हम ऐसे बोलेंगे 1 जूल वर्क हुआ कब? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम बोलेंगे जो वर्क डन हुआ ना उसको बोलेंगे 1 जूल, ठीक है। JOULE मतलब 1 न्यूटन का फोर्स विल डिस्प्लेस बाय 1 मीटर, देन वर्क डन विल बी 1 जूल। यूनिट ऐसे ही डिफाइन होता है 1 1 1 लेके, ठीक है। दिख रहा है आपको? तो 1 J, जूल को J लिखते हैं, न्यूटन को N लिखते हैं और मीटर को M लिखते हैं। तो 1 जूल इज 1 न्यूटन टू 1 मीटर। तो SI सिस्टम तो बहुत इजीली हो गया आपका। अब देखते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में मैंने बताया कि न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा? डाइन। और न्यूटन और डाइन का रिश्ता क्या है? कौन किसका मामा है? 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। ये रिलेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। तो अगर मुझे CGS निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? जूल की जगह पे मुझे एक नया नाम देना पड़ेगा, जो नया नाम यहाँ पे अर्ग्स है, ठीक है। CGS सिस्टम में अर्ग। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों सिखा रहा हूं ये, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है। हो सकता है तो आप रट्टा मार लो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कि कुछ भी बाय हार्ट किया जाए। आप समझ लो, समझ रहा है अच्छा है, बाद में एंड में याद कर लेना ताकि फिल इन द ब्लैंक्स में सारा डेरिवेशन ना करना पड़े। लेकिन अगर समझा होगा ना तो याद अच्छे से होता है, ठीक है। तो अगर जूल के जगह पे CGS लाना है तो जूल की जगह पे अर्ग लिखना पड़ेगा, न्यूटन के जगह पे डाइन लिखना पड़ेगा, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो 1 अर्ग वर्क डन कब होगा? जब 1 डाइन का फोर्स 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम बोलेंगे 1 अर्ग का काम। अभी जूल और अर्ग का भी रिश्ता निकालना पड़ेगा। यहां पे देखो, SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन और CGS सिस्टम में यूनिट है डाइन। तो मैंने आपको न्यूटन और डाइन का रिश्ता यहां पे बता दिया। देखो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। वैसे ही SI सिस्टम में वर्क का यूनिट है जूल और CGS सिस्टम में यूनिट है अर्ग। आपको जूल और अर्ग का भी तो रिश्ता दिखाना पड़ेगा, ओके। तो हम लेते हैं ये फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब इसमें जबरदस्ती आपको अर्ग घुसाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अर्ग में देखो डाइन आता है और सेंटीमीटर आता है, तो आप न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे डाइन में, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो आपको रिश्ता मिल जाएगा। 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, तो उसके जगह लिख दिया 10⁵ डाइन। 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आप 10 स्क्वायर लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखो 10⁵ इंटू 10⁵2 इंडाइसेस किया है, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर के इंडेक्स ऐड हो जाएंगे। 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7। और यहाँ पे क्या है? देखो डाइन इंटू सेंटीमीटर इज डाइन सेंटीमीटर। सिंपल है, कुछ पता नहीं है नंबर क्या है। डाइन और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो डाइन सेंटीमीटर, पपलू और टपलू को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा पपलू टपलू। वैसे ही पपलू इंटू टपलू, पपलू टपलू डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर जो यूनिट आया है दैट इज नथिंग बट अर्ग, तो इसको नाम दे दिया अर्ग। दिख रहा है ना यहाँ पे? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 आएगा 1। डाइन इंटू सेंटीमीटर आएगा डाइन सेंटीमीटर। तो 1 डाइन सेंटीमीटर कितना हुआ? 1 अर्ग। तो इसके जगह पे इसलिए लिख दिया अर्ग। तो क्या रिलेशन मिला?
1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग्स। नहीं समझना है आपको तो छोड़ दो, ये सीधा ये रिलेशन देख लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, जनरली प्रॉब्लम्स में डाइन और अर्ग तो दिखता ही नहीं है कभी, क्योंकि न्यूटन और जूल यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये कन्वर्जन पूछ लेते हैं, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, और जिनको अच्छे से समझना है उनको मैंने पूरा प्रूफ भी बताया कि कैसे आता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। डिस्कस द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल, स्टॉल्ड व्हीकल मतलब जो व्हीकल बिगड़ गया है, एक जगह खड़ा है, उसको पुश करना। आपने काफी बार देखा होगा बारिश में काफी गाड़ियां बंद पड़ जाती है क्योंकि उनकी बैटरीज काम नहीं करती, या कहीं पे पानी चला गया होता है, फिर धक्का मारते हैं और उसको चालू करते हैं, है ना, तो उसको पुश किया, तो इसमें कैसा टाइप का वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, डिस्कस करना है। गाड़ी ऐसी है, उसको धक्का मार रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, ऐसे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। कैचिंग द बॉल विच योर फ्रेंड हैज थ्रोन टुवर्ड्स यू, आपने बॉल पकड़ा तो कुछ काम हो रहा है ना, फोर्स से बॉल आ रहा था, आपने उसको रोक दिया। टाइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट राउंड एंड राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, घुमाना, रस्सी पे एक पत्थर बांध देना और उसको घुमाना, बहुत ही रिस्की काम है लेकिन कर रहे हैं ये लोग। वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्टेयरकेस, क्लाइंबिंग अ ट्री, आप स्टेयरकेस ऊपर चढ़ते हो तो आप अपना वजन जो है, बॉडी का वजन ऊपर लेके जा रहे हो ना। जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ऊपर लेके जाने में, क्यों? बिकॉज उनको ज़्यादा मेहनत लगती है स्टेयर्स चढ़ने में, ट्री चढ़ने में भी बहुत मेहनत लगती है, करेक्ट। हाइट आप क्लाइंब कर रहे हो, आपका वजन आप उठा रहे हो। स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ही बताया था कि कार्ट अगर आगे मूव हो रहा है ऐसे और इस तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब क्या लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो उसको रोकने के लिए, तो ही रुकेगी ना गाड़ी जाके। ब्रेक आपने देखा है उल्टे डायरेक्शन में लगता है तो ही वो रुकेगा। You will notice that in some of the above examples, the direction of the force and the displacement are the same. यहाँ पे देखो सेम है, तो यहाँ पे ये लिखकर इन्होंने ये तीन चीजें दे दी है जो हम लोगों ने आगे टेबल में ऑलरेडी कर लिया था। When the force and displacement are in the same direction, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर कार्ट ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। उल्टा है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपको बताया कार्ट ऐसे है, उसको ऐसे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कैसा लगा है, ऐसा 90 डिग्री हो गया ना। 90 डिग्री मतलब क्या है, ये फोर्स ने कोई काम नहीं किया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है। अगर फोर्स को काम करना होता है तो कार्ट को हवा में उठाना पड़ता, जो हवा में नहीं उठ रहा, कार्ट तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा है, फोर्स फालतू का टाइम पास कर रहा है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। 90 डिग्री पे होगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा फोर्स जीरो होगा। 90 डिग्री पे किसके साथ, फोर्स के साथ। देखो कार्ट ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एस ऐसे जा रहा है ना कार्ट आगे, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब फोर्स कुछ काम नहीं कर रहा, फालतू में उधर बैठा है। वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। ओके, आया समझ में? ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए समझ में आना चाहिए। सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, 90 डिग्री को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं ना, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक कप लिया है प्लास्टिक का, उसके अंदर एक छोटा सा स्टोन जैसा या बॉल रखा है, और उस पर रस्सी बांधी है, और वो रस्सी से दूसरा बॉल यहाँ पे अटैच है, नट या बॉल जो भी है, ऐसा समझ लो एक वजन अटैच्ड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, बॉल ऐसे रखा और यहाँ पे ये पत्थर रखा, और ये पत्थर में अगर वजन है, ठीक है, इनफ वजन है, तो ये क्या करेगा, ये पत्थर इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो ग्लास धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। आप खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ग्लास में होल करना पड़ेगा, मम्मी थोड़ा मारेगी, लेकिन देख लो कुछ अनयूज्ड होगा या पेपर कप होगा तो उसमें आप कर सकते हो। पेपर कप में बहुत ही इजीली होल भी हो जाएगा, और वो फेंकने में डिस्पोजेबल ही होता है, तो आप कर सकते हो। एक रस्सी लेना, उसके एक तरफ थोड़ा वजन बांधना, दूसरी तरफ बांधना, दूसरा वाला पार्ट जो है वो कप के अंदर अटैच कर देना। अगर ये वजन इनफ है तो ये बॉल उसको खींच लेगा नीचे। दूसरे में क्या किया उसने, उसने यहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया, कुछ स्टॉप करने के लिए लगा लिया। तो क्या किया, ये पत्थर बेचारा खींचेगा, कब तक खींचेगा, जब तक ये ग्लास यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा।
इमेजिन कर लो आप अपना हाथ रख रहे हो यहाँ पे, तो आपने हाथ से क्या किया, कप को रोक दिया, मतलब ये वजन बेचारा नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कप वहां से हिल नहीं रहा। जरूरी नहीं है कि फोर्स लगे, ये वजन यहाँ पे खींच रहा है तो फोर्स लगा रहा है ना, जरूरी नहीं है कि फोर्स लग रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट होना ही है। मैंने आपको पहले ही पेज पे बोला था कि जब ट्रक खड़ी है और आप उसको धक्का मार रहे हो, आप फोर्स तो लगा ही रहे हो, लेकिन ट्रक हिल रही है क्या? नहीं हिल रही। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, जीरो। वैसा इस केस में भी अगर मैं देखूं तो ये फोर्स क्या काम कर रहा है, जीरो। तीसरे केस में क्या किया कि रस्सी एक और यहां पे बांध ली, इस तरफ भी एक पत्थर, इस तरफ भी एक पत्थर, तो ये दोनों फोर्स अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देते तो क्या हो जाएगा, ये कप यहां से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो यहां पे भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। आया समझ में? यहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन कहीं डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो यही यहां पे बताया गया है। ये एक सैटेलाइट का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि 90 डिग्री पे जब भी फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क डन जीरो होता है। अब भी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ये, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, और ये सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी कि 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो ये सैटेलाइट के केस में दिया था कि आप थोड़ा और इमेजिन कर सके, आपको साइंस पसंद है। तो लेट्स से अगर ये सैटेलाइट है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, ये पूरा गोल 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 घूमते रहता है ना पूरे टाइम, थकता नहीं है, गोल गोल घूमता है, एक ही डायरेक्शन में एक ही पाथ पे घूमते रहता है, राइट, यही पाथ पे। अब ये अर्थ पे क्या होता है, अर्थ में सेंटर जो होता है अर्थ का, वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो अगर ये सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, इसको ऐसे खींचेगा, करेक्ट, खींचेगा ना। और ये सैटेलाइट कैसे घूम रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा आपको पता है ना, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है ना, हर पॉइंट पे चेंज होता है, करेक्ट। और यहां पे से देखो फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो भले ही सैटेलाइट पे ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, लेकिन सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये फोर्स जो है ये कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि 90 डिग्री बीच में एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो हमको पता है कोई काम नहीं होता। तो फोर्स क्या काम कर रहा है, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो जीरो काम कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, वही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको इमेजिन करना है ताकि आपको सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिले। यहाँ पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के बारे में कुछ दिया हुआ है, जो हमारे इंडिया में जो फिजिक्स के सारे काम है इंडस्ट्रीज रिलेटेड या इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड, उनके साथ मिलके काम करती है, रिसर्च का काम करती है। ठीक है, दे ऑल्सो डिफाइन नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, कि 1 kg क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, दुकान वाला अपने हिसाब से 1 kg थोड़ा कम बनाएगा तो आपको उल्लू बना सकता है ना, तो दुकान वाला अपने हिसाब से 1 kg का वेट नहीं बना सकता। 1 kg का वेट बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है, जो ये लोग डिसाइड करते हैं वही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो कोई भी दुकान वाला इतना सा आपको 1 ग्राम देगा और बोलेगा नहीं ये 1 kg है, मैंने वेट करके बताया 1 kg का, तो गलत होगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश होते हैं कि 1 kg मतलब कितना 1 kg, वो कौन डिसाइड करता है, ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको पूरे सॉल्व करवाता हूँ, ऐसे यहाँ पे से ही सोल्यूशन देख के नहीं करेंगे। चलो करते हैं सॉल्व ये 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, 20 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। हो सकता है आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो और आपको आपकी मम्मी ने बोला ये 20 किलो का वजन है, मुझसे नहीं उठ रहा, एक काम करो तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाके रख दो। फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपको वो रखना है, कुछ तो मेहनत लगेगी ना, थकोगे ना आप वो 20 किलो का वजन उठा के, नहीं थकते होते तो पूरे दिन करते रहते, थकते ही नहीं। लेकिन जब भी आप कोई वजन नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाते हो तो आप उसमें कुछ वर्क करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी यूज हो रही है ना। क्यों हो रही है, बिकॉज आप कुछ काम कर रहे हो। अभी वो पूछ रहा है कि कितना काम हो रहा है, ये काम करने में कितना जो वर्क डन है वो क्या आएगा। एक बात बताओ, कोई भी वेट उठाने में मेहनत क्यों लगती है, बिकॉज जब आप लेट्स से वो वेट यहाँ पे ऐसे पड़ा है, आपने आपके हाथ से उसको उठा के इधर ले लिया, तो मेहनत क्यों लग रही है, बिकॉज ये जो वेट है, मास है, उसके ऊपर नीचे कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी। अर्थ जो है वो इसको खींच रहा है, उसको चाहिए कि सब कुछ उसके पास आ जाए, तो अर्थ उसको खींच रहा है, लेकिन आप अर्थ से ज्यादा फोर्स लगा के उसको ऊपर ले जाते हो। तो आप जो ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उससे कुछ काम हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आया। कितनी बार ऐसा होगा कि लेट्स से 50 किलो या 1000 किलो का वजन यहाँ पे पड़ा है और आप अपने हाथ से इसको उठा के इधर लेके जाने की कोशिश करते हो, क्यों नहीं जा रहा वो, बिकॉज अर्थ इस पे जो फोर्स लगा रहा है ना वो इतना ज्यादा है कि आप उससे ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको इसको हिलाना है ये जो ऑब्जेक्ट को,
तो आपको उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ही आप इसको मूव कर पाओगे। तो 1000 केजी के वजन में नहीं हो पाता क्योंकि अर्थ का फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे 20 किलो का वजन है, तो 20 किलो में जो अर्थ फोर्स लगा रहा है उससे ज़्यादा आप फोर्स लगा पाते हो, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता है। लेकिन इतने समझने की बात है कि ये फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, बिकॉज अर्थ नीचे खींचता है हर एक ऑब्जेक्ट को। कौन सा एक्सेलरेशन से खींचता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, जी बोलते हैं उसको, और वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन से खींचता है। इसको ए भी बोल सकते थे, लेकिन जी बोलते हैं ताकि समझ जाए कि ये ग्रेविटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो क्या थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो ऐसे आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट पे नीचे क्या एक्ट कर रहा है, यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं तो यहां पे इसके अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स, अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशन वाला फोर्स बोलते हैं ना उसको। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू क्या आएगा। फोर्स का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, यहां पे मास क्या है, मास है यहां पे 20 दिया है, देखो 20 kg। और एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी वाला। लेकिन एक बात समझो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो, अगर आपको ये एरोज में कंफ्यूजन है तो ये एरो हटा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं क्या लूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव ले सकता हूं ना। या तो ये 10 मीटर नेगेटिव लो, या ये जी जो नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन वो नेगेटिव लो। तो मैं जी को नेगेटिव ले रहा हूं बिकॉज जनरली हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी आप देखेंगे तो वाई एक्सिस में नीचे वाला पार्ट नेगेटिव लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको लेंगे एक्सेलरेशन को -9.8। कैंगरू वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98 2s आर ना, तो आ जाएगा 196, लेकिन नेगेटिव साइन आएगी बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और यूनिट क्या आएगा, -196 न्यूटन। तो ये फोर्स लगेगा उस पर। ये रफ में लिख रहा हूं, इसको फेयर में लिखेंगे तब स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लेकिन अभी समझ में आया क्या किया। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये था ना फॉर्मूला। यार ये टाइम पास के लिए फोर्स नहीं निकाला मैंने, उसने पूछा था वर्क डन, मुझे पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्री में क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर, फोर्स नहीं दिया था तो फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स कैसे आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास भी आपको दिया हुआ है, तो आपने दोनों को सब्स्टिट्यूट किया और फोर्स निकाला। दिमाग कहाँ लगाया, ये फॉर्मूले में कोई दिमाग नहीं है, दिमाग लगाया ये माइनस लिखने में, ठीक है। बाकी सब कुछ मस्त एकदम थाली में सजा के दिया है आपको। अब फोर्स के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो -196 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। -196 इंटू 10 क्या आएगा, -1960। यूनिट्स क्या आएंगे वर्क डन के, फोर्स का न्यूटन लिया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर लिया, तो वर्क डन का यूनिट हमेशा आएगा जूल्स, तो आप लिख दोगे कैपिटल J यहाँ पे। नेगेटिव वर्क क्यों हो रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है ना, अर्थ हमेशा नीचे खींचता है सबको और आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। इसलिए बहुत मेहनत लग रही है। आपने देखा होगा कि मून का या किसी का वीडियो देखा है तो आपने देखा है कोई स्पेस मूवी में वो जंप मारते हैं एकदम, उनको जमीन पर रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी बहुत कम होती है। जब ग्रेविटी बहुत कम होती है तो उनको खींचता नहीं है कोई नीचे, तो आराम से वजन चीज आप आराम से उठा लेते हो। एक और चीज आपने देखी होगी, पानी में भी कोई हैवी चीज उठानी होगी ना, पानी के अंदर आप आपके फ्रेंड को उठा रहे हो तो आपको थोड़ा कम एफर्ट लगता है। वो ग्रेविटी के कारण नहीं है, कोई और है, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि वहां पे भी ग्रेविटी कम आ रही है, इसलिए आपको कम एफर्ट लग रहा है ना। 100 किलो का वजन आप स्विमिंग पूल के अंदर उठाएंगे अंदर से, और बाहर जमीन पर उठाएंगे, उसमें बहुत डिफरेंस है। स्विमिंग पूल में आप थोड़ा कम एफर्ट लगाएंगे उसको उठाने में। वो क्यों होता है, बिकॉज बायोन्सी करके एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ऐसे इमेजिन करो जहां पे ग्रेविटी कम होगी वहां पे वैसे ही होगा, कम एफर्ट लगेगा। तो आपको एफर्ट लग रहा है पूरा ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए उसका साइन माइनस ले लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है 10 मीटर्स। आया समझ में। इसका सोल्यूशन देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है, मास 20 kg, डिस्प्लेसमेंट एज 10 मीटर्स, जी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है एफ इज इक्वल टू mg लिखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बदले mg लिख दिया है डायरेक्टली।
क्योंकि सबको पता है मास और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो -9.8। नेगेटिव साइन क्यों लिया? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैंने आपको समझाया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 196 प्लस इंटू माइनस आया माइनस, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एफ का वैल्यू है -196, एस का वैल्यू है 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1960। वर्क डन का यूनिट होगा जूल। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पहले भी किया था, आगे के पेजेस में आपने देखा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे when the force and displacement are in opposite directions the work done by the force is negative। ओके, तो ये हमने कर लिया, सॉल्व एग्जाम्पल 1। इजी है ना काफी। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। Praveen has applied a force of 100 newtons on an object at an angle of 60 degrees to the horizontal। इमेजिन कर लो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, प्रवीण उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा, एंगल पे लगा रहा है 60 डिग्री। तो अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, प्रवीण क्या कर रहा है? प्रवीण इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऐसा फोर्स नहीं लगाया 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला जो लाइन होता है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। फिर ये वाला जो लाइन होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है भाई? 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने बना दिया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, याद है ना? थ्योरी में मैंने आपको सिखाया कि थीटा बोलते हैं। The object gets displayed in the horizontal direction and 400 joules of work is done। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है नहीं पता, लेकिन काम कितना हो रहा है? 400 जूल्स का काम हो रहा है। What is the displacement of the object? एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे पता है गिवन डेटा क्या है, F जो दिया हुआ है वो 100 न्यूटन्स का है, थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्रीज का है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? S हो रहा है नहीं पता, लेकिन हमको पता है वर्क डन कितना है। वर्क डन कितना है? 400 जूल्स। ओके, ये थीटा है, समझ में आ गया ना? थियरी में एक्सप्लेन किया था मैंने, थीटा क्या होता है? थीटा एंगल का नाम है बस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा किया था हमने। वर्क का वैल्यू है 400, फोर्स का वैल्यू है 100, है ना? देखो यहाँ पे वर्क का वैल्यू है 400, एस का वैल्यू नहीं पता तो उसको एस को ऐसे ही रखते हैं, और कॉस थीटा के जगह पे आएगा, कॉस थीटा के जगह पे 60 डिग्रीज। कॉस 60 का वैल्यू आपको अभी नहीं पता क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं किया, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 100 एस इंटू इसके जगह पे डाल दोगे हाफ। ठीक है, अब ये दोनों देखो ऊपर नीचे कैंसिल होगा ना, 2 के टेबल में 2 1 और ये हो जाएगा 2 50 कर सकते हो, नहीं करना कैंसिल तो मत करो भाई। अभी मुझे s का वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब जो यहाँ पे है वो उस तरफ फेंक दूंगा। तो यहाँ पे 400 है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 400, ये 2 यहाँ पे नीचे है, वहाँ पे जाके ऊपर जाएगा, तो इंटू 2, ये 100 यहाँ पे ऊपर है तो वहाँ जाके नीचे आएगा, तो अपॉन 100। क्या बचा राइट साइड में? s इंटू 1 मतलब s। अब ये बहुत ही इजीली देखो, ये 0 और ये 0 कट, ये 0 ये 0 कट, 4 2 कितना होता है? 4 2 होता है 8 इक्वल टू s। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और हमने सब SI यूनिट्स लिया है तो s का वैल्यू आएगा 8 मीटर्स। बस यही पूछा था उन्होंने। क्या बोला कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा फोर्स लगाया ये वाले एंगल पे और अगर इतना काम हुआ 400 जूल्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 8 मीटर्स। काफी सिंपल था ये। टेक्स्ट बुक में देखते हैं उन्होंने लिखा कैसा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे किया? तो यहाँ पे लिख दिया थीटा 60 डिग्री, फोर्स 100 न्यूटन, वर्क डन 400 जूल, एस पूछा हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला डाला, सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो एस का वैल्यू आ गया 8 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू 8 मीटर्स। हो गए दोनों सॉल्व एग्जाम्पल्स यहाँ पे खत्म। आए क्या समझ में? अच्छे क्वेश्चन थे ना? ये वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, किसी को ये कंफ्यूजन है क्या कि वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे एफएस लिया और यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला एफएस कॉस थीटा लिया? यहां पे भी मैं एफएस कॉस थीटा ले सकता हूं, यहां पे लेके बताऊं कि एफएस कॉस थीटा लूंगा तो क्या होगा? तो आपको है ना ग्रेविटी वगैरह का डायरेक्शन माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, कि ऐसे ही रहने देना है। अभी
cos थीटा 180 आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री का कंफ्यूजन आने का चांस है। थोड़ा आगे ट्रिग्नोमेट्री करा दूं, उसके बाद वर्क एनर्जी का मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा कि हर जगह वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा ही होता है। ये केस में थीटा 180 था, इसलिए यहाँ पे -1 आ जाता तो माइनस एफ एस हो जाता। ठीक है, जाने दो, कंफ्यूज मत हो। जब एंगल दिया हुआ है तो फॉर्मूला ले लो एफ एस कॉस थीटा, नहीं दिया है तो आप एफ एस ले सकते हो। ठीक है, थीटा पूछा है क्वेश्चन में, मतलब एंगल है तो एफ एस कॉस थीटा ही लेने का फॉर्मूला। ओके, अभी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, वो भी कर लेते हैं। एक्सरसाइजेज में पीछे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 5 में जो ई है ना क्वेश्चन, वो हम लोग अभी जो सीखा है उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ई रवि वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ही है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना 30 सेंटीमीटर। हाउ मच वॉज द वर्क डन बाय रवि। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। लेट्स से ये सरफेस है और यहाँ पे ये छोटी सी बुक पड़ी है। ओके, अब ये बुक पे रवि ने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कैसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, नहीं ना, 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ही लगाया। मतलब रवि ने क्या किया, रवि ने इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया और उससे क्या हुआ, ये बुक यहाँ पे आगे आ गई। ठीक है, ये बुक जो है ये यहाँ पे आगे आ गई। कितनी आगे आई, सिर्फ 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर आगे आई। यूनिट का ध्यान देना, सेंटीमीटर। वो बोल रहा है वर्क डन क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप यूनिट्स क्या क्या लिखेंगे। देखो फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं चलेगा, हम लोग सब कुछ मीटर्स में करेंगे। तो ये सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 30 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 मीटर्स। 1 मीटर एक 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 kg कितना था, 1000 ग्राम्स। तो अगर आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मीटर को सेंटीमीटर करना होता उल्टा तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे करना है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएंगे, 3/10 क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर्स। ओके, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। अगर मैं एफ एस कॉस थीटा लेता हूँ ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। क्यों, आपको मैं बताता हूँ, आपको अगर समझना है। देखो ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी यही लाइन में, तो अगर मैं एस भी लिखूं तो एस भी यही लाइन में आएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो उनके बीच में कोई एंगल है क्या, कोई एंगल नहीं है ना उनके बीच में। तो ये लाइन जो दिया है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि थीटा 0 डिग्री है। ओके, तो अगर मुझे लिखना है तो मैं कॉस थीटा लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा 10, एस कितना है, ऐसा आएगा 0.3, और कॉस थीटा की जगह पे आएगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। 10 इंटू 0.3 हो जाएगा 3। कॉस 0 कितना होता है, आपने टेक्स्ट बुक में टेबल देखा था, कॉस 0 होता है 1, तो यह आ जाएगा इंटू 1 विच इज नथिंग बट 3। वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, तो जूल्स लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे थीटा नहीं लूं तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, ये थीटा वाला पार्ट लिखो ही मत। लेकिन थीटा लिखते हो ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीप होती है, क्योंकि कुछ जगह पर थीटा लिया, कुछ जगह पर नहीं लिया, तो फॉर्मूला 2 अलग अलग हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा लेके ही कर लो। ओके, नहीं करना है जिसको सोल्यूशन ऐसे, तो ये कॉस थीटा हटा दो भाई, यहाँ पे सीधा आ गया 3 जूल्स। ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में, जिसको लिखना है वीडियो रिवाइंड करके वैसे भी लिख सकता है। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, हमेशा यूनिट्स लिखना ही है। तो हम लोग बोलेंगे 3 जूल्स ऑफ वर्क वॉज डन बाय रवि, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमेशा यहाँ पे नीचे लिखने का ही, 3 जूल्स ऑफ वर्क वॉज डन बाय रवि, जो पूछा था। आया समझ में, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। डन। तो आज का वर्क एनर्जी का लेक्चर 1 यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया, पहले तो बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया वर्क का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर हमने कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर किए कि अगर एंगल पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा। एंगल पे मैंने आपको ये लड़की वाला एग्जाम्पल बताया कि बीच में एंगल क्या है, थीटा। फिर हम लोगों ने उसका फिगर बनाया ऐसे, और ये फिगर में से फॉर्मूला निकाला कि वर्क डन का फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है,
फिर थीटा की अलग अलग वैल्यूज कंसिडर करी। थीटा जब 0 होता है तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा की जगह पे एफ एस बन जाता है। अभी मैंने रवि वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें आपने एफ एस कॉस थीटा लिया तो भी सेम आंसर आएगा, एफ एस लिया तो भी सेम आंसर आएगा। क्यों? बिकॉज 0 डिग्री पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो एफ एस इंटू 1 तो एफ एस ही आएगा ना। फिर हमने देखा कि 90 डिग्री होगा तो कोई काम नहीं हो रहा। सैटेलाइट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया कि सैटेलाइट पे जब अर्थ फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो फोर्स सैटेलाइट के डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो काम क्या होता है? 0। कार्ट के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि कार्ट ऐसे कर जा रहा है और आपने फोर्स उस पर ऐसा लगाया और कार्ट ऊपर नहीं जा रहा ना, ऐसे ही मूव करते जा रहा है, मतलब आपने कितना काम किया? 0। और कहाँ पे 0 काम आता है? 0 वहां पे भी होता है जब आप ट्रक को धक्का मार रहे हो, बहुत मेहनत करी, धक्का मारा, ट्रक हिली ही नहीं, तो भी वर्क डन क्या होगा? 0। 180 डिग्री मतलब कार्ट ऐसे मूव हो रहा है लेकिन आपने फोर्स ऐसे लगाया। जो सॉल्ट एग्जाम्पल देखा ना हमने, आपने 20 किलो का वजन ऊपर लेके गए, ठीक है, उसमें क्या हुआ? मूवमेंट ऐसी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उस पर फोर्स कैसा लग रहा था? नीचे, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा था, इसलिए वहां पे एंगल कितना था? 180 डिग्री। दिख रहा है ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आता है। 1960 नेगेटिव आया था ना, वो इसलिए आया था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है वाला पार्ट बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन होता। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, माइनस एफ एस। ओके, तो ये भी हमने कर लिया। फिर मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यूनिट ऑफ वर्क समझाया। पहले न्यूटन और डाइन का रिश्ता बताया, फिर जूल और अर्ग का रिश्ता बताया। ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम के लिए दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर में था और ये इसमें है। ओके, जनरली अर्ग और डाइन यूज नहीं होता, बट फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम में आ सकता है। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क, ये मैंने आपको बताया। ये वाले टेबल में ही आपको मैंने बता दिया था कि देखो, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है और ये 3 लाइन्स सेम वापस रिपीट करी है, पर ये बहुत काम की लाइन्स है। ठीक है, तो एक बार देख लो, अच्छे से रीड कर लो, रट्टा नहीं मारना है, समझ जाएगा आपको पढ़ के ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। उसके बाद मैंने एक कप का एग्जाम्पल बताया आपको, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल बताया कि वर्क डन 0 क्यों होता है। फिर ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जो डिसाइड करते हैं कि क्या यूनिट यूज होगा, 1 kg है या 1 न्यूटन है, कैसे डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स किए 2 और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया, रवि वाला। 5th क्वेश्चन में ई वाला पार्ट जो हमने ऑलरेडी कर लिया, अभी सिर्फ वहां पे 4 क्वेश्चन बचे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे से रिवाइज करो ये पूरा पार्ट जो किया है वो। कहीं पे भी डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो पार्ट डिस्कस कर लूंगा। हो सकता है कुछ पार्ट रह गया हो या आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया हो, कुछ नहीं समझा तो वीडियो एक और बार देखने की कोशिश करो, क्योंकि रिपीट करके देखने में हो सकता है कि आपको वो खुद से समझ आ जाए। ठीक है, इतनी मेहनत तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर वीडियो में मैंने बताया हुआ है तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। एक और बार वीडियो रिपीट करना, आपके पास तो एडवांटेज है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही सकते हो, ताकि उनको भी वर्क एंड एनर्जी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतने डिटेल में वर्क एंड एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, मैथ्स के सारे चैप्टर्स कोई नहीं बताने वाला आपको। कर दो सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्व कराते रहता हूँ, न्यूमेरिकल्स कराते रहता हूँ। अगर नोटिफिकेशन ऑन रखे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको लेक्चर मिस नहीं करेंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।